हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कि नीट के जो ये 50 डेज हमारे बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए, आपको ये पता है कि आपका नीट का एग्जाम आप फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे, 5 मई को है और टोटल आज से अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 50 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको 21 चैप्टर्स करने, 21 यूनिट्स करनी है। आपका जो सिलेबस एनटीए ने दिया हुआ है उसमें कुछ चैप्टर्स को उसने इकट्ठा करके लिख दिया, जैसे रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उसने क्लब करके एक जगह लिख दिया है। और जो जीओसी वाला जो आपका बेसिक प्रिंसिपल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का फर्स्ट चैप्टर, उसको 2 यूनिट में डिवाइड करके लिख दिया है। और एक एक्स्ट्रा उसने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके एक और यूनिट दी है। तो अगर हम अपने चैप्टर के, अपने सिलेबस के हिसाब से चले, एनसीईआरटी के हिसाब से चले, तो हमारे लगभग 21 यूनिट बनती हैं जो हमें तैयार करनी है, जो हमें रिवाइज करनी है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अब तक बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट, आप प्यारे बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हो पूरे साल से अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। एक बार पूरा आपका रिवीजन हो चुका होगा, एनसीईआरटी आपने लाइन बाय लाइन पढ़ ली होगी। अब आपका क्या टाइम है, अब आपको इस 50 दिन को यूटिलाइज करना, अपने पूरे साल की जो मेहनत है उसको एक एक्सेल देना है, स्पीड देनी है और फटाफट सारे सिलेबस को करना है रिवाइज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरे साल से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो ये लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना, इसमें जो किया हुआ काम होता है वो आपके नंबर में बहुत बड़ा उलटफेर कर देता है, आपको बहुत आगे ले जाता है। तो ये वाला जो टाइम है भाई, आपने पानी को उबलने के लिए रख दिया है, लेकिन इंतजार आप कर रहे हो, अभी अभी 90 डिग्री पर ही पहुंचे हो, लेकिन पानी उबलेगा कब, 100 डिग्री पर। तो वो 100 डिग्री वाली जो मेहनत है वो इस 30 दिन में, इस 50 दिन में आपको करनी है। तो इसको करने के लिए 50 दिन में अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो अब आपको करना है फाइनल रिवीजन। हाँ जी, फाइनल रिवीजन करना है। लेकिन फाइनल रिवीजन को करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। हम कभी ऑर्गेनिक का एक कोई चैप्टर उठा लें, कभी हम फिजिकल का चैप्टर उठा लेते हैं, कभी हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर उठा लेते हैं। बेटा, इस तरह से बिल्कुल भी रिवीजन आपको नहीं करना है। इट इज नॉट द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि वो प्लानिंग जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर लाने में, है ना। और स्ट्रैटेजी आपको इस तरह से बनानी है कि आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ लिंक्ड है, चैप्टर को चैप्टर के साथ जोड़कर पढ़ने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पे यहाँ पर देखो 3 आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल मैंने यहाँ पर आपकी यूनिट्स लिख दी हैं जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनटीए, राइट। तो जब आपकी ये चॉइस है, आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो आप ऑर्गेनिक वाला कॉलम उठा लें, अगर आपको लगती है फिजिकल अच्छी तो फिजिकल के कॉलम उठा लें, और इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो इनऑर्गेनिक का कॉलम उठा लें। लेकिन एक बात, जब मैंने ये आपके लिए लिखी सारी चीजें, तो मैंने क्या किया, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिक्स करके लिखा और ऑर्गेनिक को सेपरेट करके लिखा। क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ जो चैप्टर हैं वो बेटा इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, वहीं जो केमिकल बॉन्डिंग है वो फिजिकल में आप काउंट करते हो। लेकिन जब आप इन दोनों को पढ़ लेते हो एक साथ, जब आप समझ लेते हो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, जब आप समझ लेते हो कि बॉन्डिंग कैसे होती है, जब आप समझ लेते हो कि वीएसपीआर थ्योरी में लोन पेयर रिपल्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है, तभी तो आप पी ब्लॉक के और डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर को उसमें पढ़, मतलब उसका कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि कभी कोई उठा लिया कभी कोई उठा लिया, कॉम्बिनेशन से अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होगी। जैसे अगर आप स्टार्ट पहले ही चैप्टर से करना चाहते हो तो 11th का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, आप उससे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अगर आपने वो चैप्टर अपना स्टार्ट कर लिया सम बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो। क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक साथ करने से जो आपके बेसिक्स है, कौन से बेसिक, कि आपको एटॉमिक नंबर मान लो भूल गए आप, आइसोटोप्स हैं, आपका जो भी जितनी भी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें ना एक बार रिवाइज हो जाएगी। इसको रिवाइज करने के बाद आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर लगाओ।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़े। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद बिल्कुल जैसे आपको दे रखा है ना, उन्होंने भी सोच समझ के बनाया हुआ, एनसीईआरटी वालों ने भी सिलेबस आपका, है ना। तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़े, क्योंकि फिर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इन दोनों में जो आप जानकारी आपको सारी मिल जाती है, उसी को अप्लाई करके आप पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक को समझ सकते हो। क्योंकि जब आप पी ब्लॉक के 18 ग्रुप में जाओगे, वहां जेनॉन के आप कंपाउंड देखोगे, उनकी ज्योमेट्री देखोगे, तो वहां पे लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनेगी। वो आप कहाँ पढ़ लेते हो? वो आप केमिकल बॉन्डिंग के वीएसपीआर थ्योरी में पढ़ लेते हो। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को खत्म करने के बाद आप लगाएंगे अपना पी ब्लॉक एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक। ये जो चारों चैप्टर हैं, ये चारों चैप्टर बेटा आपके कॉम्बिनेशन में चलेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चारों चैप्टर को स्टार्टिंग में सबसे पहले इन चारों चैप्टर को कर लो या सबसे बाद में कर लो, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है कि ये चारों चैप्टर आप एक साथ करें, और इन चारों को करने के बाद आप कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना, कलर्ड कंपाउंड, उन सब पर ही तो वो सारी तो दिखाते हैं, वही तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फिर यूज होती हैं। तो फिर ये इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में चला जाएगा, उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन करो, ठीक है। अगला जो आपका कॉलम है वो कह रहा है कि आप थर्मोडायनेमिक्स कर लो, थर्मोडायनेमिक्स के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, थर्मोडायनेमिक्स कर लो, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फॉर्मूले पढ़ोगे, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज हो जाएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपने ये दोनों चैप्टर एक साथ कर लिए तो फिर सॉल्यूशन, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस बन जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस बन जाता है। वो कैसे? केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा आप पढ़ लोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ लोगे, आयनाइजेशन के बारे में पढ़ लोगे। फिर जब आप सॉल्यूशन में जाओगे, सॉल्यूशन में जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हो, जब वहाँ पे आयनाइजेशन की बात होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, जब आई निकालते हो तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहले ये दोनों चैप्टर करने हैं, उसके बाद ये करना है सॉल्यूशन, और रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर आपको क्लब करके करना है। ये एनटीए ने एक साथ ही दे रखा है एक ही यूनिट में, क्योंकि रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कॉमन है? जब आप रेडॉक्स चैप्टर पढ़ रहे होते हो एंड में सेल आ जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में सेल आ जाता है। तो उस चीज को आप इसके साथ क्लब करके पढ़ो। पहले रेडॉक्स पढ़ लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो बेटा सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो रहा है, तो वो सारी चीजें कॉमन आती हैं। तो रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन एक साथ आपको पढ़ना है। आपने दोनों चैप्टर पढ़कर बेस बना लिया, उसके बाद आप सॉल्यूशन, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो, राइट। फिर आप केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा अलग चैप्टर है, इससे कोई खास रिलेशन नहीं है, इसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। देखो मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिक्स कर दिया है, क्योंकि फिजिकल के कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक को पढ़ने में, या इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर फिजिकल को पढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऑर्गेनिक सारी हमने सेपरेट रखी है। ऑर्गेनिक में आपको पता है कि भाई पहला चैप्टर जो 11th का है, जीओसी, जिसे आप जीओसी कहते हो शॉर्ट में, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वाला, इस चैप्टर को सबसे पहले करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया तो इसी का ही एप्लीकेशन आपको आगे सारे चैप्टर्स में करना है। तो आपको सम बेसिक प्रिंसिपल वहां पे ना 2 में डिवाइड करके दे रखा है, 2 यूनिट में डिवाइड कर रखा है एनटीए ने। एक तो कर दिया है प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन में, और एक आपका जीओसी वाला पार्ट है जिसमें आप सारे इफेक्ट पढ़ते हो, इंडक्टिव, रिजोनेंस और ये सब पढ़ते हो, ठीक है। और आइसोमर्स पढ़ते हो, ये सारी जो चीजें आप पढ़ते हो वो यहाँ पे जीओसी में पढ़ते हो, ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो जीओसी में। तो ये जीओसी वाला पार्ट है और ये प्योरिफिकेशन वाला पार्ट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों पढ़कर ही फिर आगे चलोगे, इन दोनों को पढ़कर ही आगे चलोगे। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप आओगे स्टेप बाय स्टेप। भाई आपका सबसे पहला कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, यानी कि एल्केन पढ़ोगे। उसके बाद आप अनसैचुरेटेड पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे, बेंजीन पढ़ोगे, टॉलीन पढ़ोगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन खत्म हुए, उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है।
यहाँ पर आओगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन और ये सारी रिएक्शन मिलेंगी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, वो आपने जीओसी में पहले ही पढ़ रखी होगी, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। रैंडमली नहीं पढ़ना, कभी भी उठाया अल्कोहल रट के बैठ गए फिर बाद में जीओसी कर रहे हैं, बिना जीओसी को स्टार्ट किए आप ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट करेंगे बिल्कुल भी। पहले आप जीओसी खत्म करेंगे, 11th के दोनों चैप्टर पहले आप खत्म करेंगे, पहले अपना बेस क्लियर करेंगे, बेस को खत्म करेंगे, उसके बाद आप आगे के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हमेशा जो रिवीजन है वो स्ट्रेटेजी की तरीके से ही करना चाहिए, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी स्टार्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप वही अल्कोहल फिनॉल करोगे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड करोगे आप। इसके बाद ना इन दोनों के बाद ये भी सीक्वेंस में चलेंगे। क्यों चलेंगे सीक्वेंस में ये तीनों चैप्टर सीक्वेंस में इसलिए चलेंगे क्योंकि इनमें जो रिएक्शन होती है ना वो कॉमन रिएक्शन होती है, ठीक है। रोजनमुंड आपको यहां भी मिलेगी, रोजनमुंड आपको यहां भी मिलेगी, डाउस प्रोसेस आपको हैलोजन में भी मिलेगी, डाउस प्रोसेस अल्कोहल में भी मिलेगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, सारी की सारी इंटर रिलेटेड है। तो ये चैप्टर क्या है, इंटर रिलेटेड चैप्टर होते हैं। ये पांचों जो चैप्टर हैं वो क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर में एक दूसरे की आपको रिएक्शन मिलेगी, जो यहाँ की जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, हो सकता है वो इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन हो, राइट। उसके बाद आप आएंगे एमीन्स करेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको पढ़ेंगे। देन आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बायोमोलिक्यूल छोटा चैप्टर है पहले निपटा लो, लेकिन फिर कहाँ फंसते हैं, जब वहां पर आ जाता है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, फेलिंग के साथ टेस्ट क्या होता है, फिर फेलिंग क्या होता है, टॉलेंस क्या होता है, अरे वो सब आप यहाँ पढ़ोगे ना एल्डिहाइड और कीटोन में। तभी तो कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो। जब वो सारी चीजें यहाँ पर कर चुके होगे तभी तो बायोमोलिक्यूल में बहुत ईजी हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल में जब आप HCN का एडिशन कराओगे ग्लूकोज के ऊपर, आपको पता होगा कार्बोनाइल ग्रुप पर कैसे HCN का एडिशन कराना है, क्योंकि वो आपने एल्डिहाइड में किया होगा। जब आप ये चैप्टर करते हुए चलोगे स्टेप बाय स्टेप, तो बायोमोलिक्यूल तो बहुत इजी लगेगा आपको। छोटा चैप्टर है कोई बात नहीं, लेकिन इसको बाद में करें। अब जब आप ये सब कुछ निपटा लोगे, सबसे बाद में ही करना है आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। क्यों करना है सबसे बाद में, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालाइज, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट पढ़ोगे। वो टेस्ट आप ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके होगे, तो यहाँ पर रिवाइज करना ईजी हो जाएगा, राइट। केमेनोफोर के बारे में पढ़ चुके होगे, केमेनोफोर की रिएक्शन पढ़ चुके होगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ, कहाँ पढ़ चुके होगे, D&F ब्लॉक में पढ़ चुके होगे, उसका रिवीजन यहाँ हो जाएगा। साथ में सॉल्ट एनालिसिस भी है सिलेबस में, उसका रिवीजन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में P ब्लॉक में प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ठीक है, D ब्लॉक में प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर सबसे लास्ट में करेंगे, राइट। तो इस तरह से आपके पास लगभग ये 21 यूनिट्स हैं जो आपको करनी है। अगर आप ये मानकर भी चलो कि आप 2 दिन हर एक यूनिट में लगाओगे, अब मैं ये नहीं कह रही कि हर एक में जबरदस्ती 2 यूनिट लगाना, 2 दिन लगाना। देखो रेडॉक्स वाला तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, और मैंने कहा कि आप इन दोनों को एक साथ करोगे तो टोटल 4 दिन हमने इसको डिवोट किए, और ये 3 दिन में खत्म होने वाला पोर्शन है। ये पोर्शन 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 1 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। इसी तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 1 दिन में खत्म हो जाएगा। वहां से जो टाइम आपका बच रहा है वो आप मान लो P ब्लॉक है, P ब्लॉक लेंदी है, इसमें 2 दिन कम पड़ सकते हैं, यहाँ 3 दिन लग सकते हैं। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि ये 21 अगर दिन है तो आप 21 यूनिट हैं, तो आप 40 डेज में आप क्या कर पाओगे बेटा, रिवीजन कंप्लीट कर लोगे, अपना फाइनल रिवीजन आप कंप्लीट कर लोगे इन 40 डेज। लेकिन रिवीजन करने का एक तरीका है, कैसे करोगे, अपने सबसे पहले नोट्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे, अपने नोट्स। एक बार आपने नोट्स पढ़े, ठीक है, नोट्स के बाद अपनी एनसीईआरटी उठाई, और अब तक तो अपनी एनसीईआरटी को आप अंडरलाइन कर चुके होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होंगे कहाँ पे है, जो बॉक्स में दे रखा है, जो इंटेक्स्ट में दे रखा है, जो आपको किसी कलर पेन से आपने लाइन किया हुआ है, वो सब आपको एक बार देखना है, पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी करोगे और फिर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करोगे। मिक्स पीवाईक्यू अभी नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। मैंने क्या कहा आपको, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करोगे, राइट। तो आपको लगाना है 1:1:1 रूल। ये क्या रूल है, मतलब आपको 1 घंटे में नोट्स खत्म करने हैं अपने, 1 घंटे में एनसीईआरटी करनी है, और 1 घंटा आपको पीवाईक्यू करने हैं।
तो आपको 3 आवर्स लगाने हैं। 3 आवर्स केमिस्ट्री में आप दोगे। अब केवल आपको केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है बेटा, फिजिक्स भी पढ़नी है, जियोलॉजी भी पढ़नी है और बॉटनी भी पढ़नी है, क्योंकि जियोलॉजी और बॉटनी में भी अलग अलग सेपरेट 180 मार्क्स लाने हैं वहां पर भी, है ना। तो जियोलॉजी और बॉटनी भी पढ़नी है और सबको 3-3 घंटे लगोगे तो आराम से 12 घंटे हो गए आपके, राइट। 12 घंटे हो गए। अगर इससे ज्यादा की सिटिंग आप लगा सकते हो बहुत अच्छा, आप यहाँ पर और टाइम बढ़ा दो, आप यहाँ पर और टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो ये 3 घंटे तो आपको मिनिमम देने पड़ेंगे, 3 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे। और हर रोज आप ये मान कर चलोगे, ये अपने आप से प्रॉमिस करके चलोगे कि मुझे हर एक यूनिट को 2 दिन में खत्म करना है, उन 2 दिन में उसके सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, उसकी एनसीईआरटी की पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से करना है, प्लस उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू खत्म करने हैं। अब आपने मान लो ये 40 में किया, ये आप पर डिपेंड करता है, 30 डेज में कर लिया, 35 डेज में कर लिया, उसके बाद जितने भी दिन आपके पास आगे बचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे ना तो आपके अंदर क्या होगा बेटा, आपका मोरल अप होगा, एक तो। दूसरा, जब आपकी गलतियां होगी वहां पे क्वेश्चन में आपकी गलती हो रही है, आप उसी टॉपिक का, मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, पहले आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के नोट से आपने सारी थ्योरीज पढ़ ली, लिविस थ्योरी पढ़ ली, वीबीटी पढ़ ली, एमओटी पढ़ ली, सारी थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद आप एनसीईआरटी आपने देख ली, उसके बाद आप क्वेश्चन करने बैठे, लेकिन क्वेश्चन में अटक गए। अब आप क्वेश्चन में अगर अटक गए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। तभी फिर पूरे जब सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाए, जिस थ्योरी में आप अटके हो, जिस क्वेश्चन में आप अटके हो, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, वापस जाके उसी चैप्टर के उस टॉपिक को क्लियर करो। तो टॉपिक वाइज आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी वो जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करते हुए चलो। फिर जब आपका सारा टॉपिक वाइज कवर हो गया, फिर आप मिक्स क्वेश्चन करें, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन में आप अटकोगे, पहले ही मिक्स क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, और जब अटकोगे तो बेटा कभी आप रेडॉक्स खोल के बैठे हो, कभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोल के बैठे हो, कभी केमिकल बॉन्डिंग खोल के बैठे हो, नहीं, इस तरह से पूरी खिचड़ी बन जाएगी। ऐसे मत करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और याद रखेंगे 1:1:1 रूल को फॉलो करेंगे, 1-1 घंटा तीनों में लगाएंगे। अब आपको ये नहीं करना है कि मैम ने 1 घंटा कहा था तो अच्छा मेरा तो ये आधे घंटे में खत्म हो गया, अब मैं ऐसा करता हूँ आधे घंटे रील देख लेता हूँ, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, फिर अगर 1 घंटे में आपकी कोई चीज 1 घंटे से पहले खत्म हो रही है, आप दूसरे में ज्यादा टाइम दे दो, है ना। और अगर आपने 3 घंटे से पहले, आप आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अगला टारगेट बचा है, अगले टारगेट पे लग जाओ, क्योंकि बेटा आपके टाइम तो लिमिटेड ही है ना, डेज तो आपके पास वही है 50 डेज। आपको उसको जितना ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा, राइट। तो रिवीजन करते हुए किस बात का ध्यान रखना है, नोट्स जरूर पढ़ने हैं। नोट्स जो भी आपके पास हैं, जो भी आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, आपके कोचिंग ने प्रोवाइड किए हैं, या फिर आपने खुद से बनाए हैं, है ना, तो आप पहले नोट्स पढ़ेंगे। आपने बोर्ड की, जो बच्चे इस साल बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं 2024 में, तो उनका एक रिवीजन ऑलरेडी हो भी चुका होगा, राइट। तो आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो टीचर आपको नोट्स बनवाता है ना, वो बहुत सारी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी सबको यूज करके बनवाता है। तो जब आपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी तो बहुत इजी लगेगी, क्योंकि आपने वो सब कुछ पहले से समझ लिया होगा और आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन्ड फॉर्म में समझा भी दिया होगा। फिर आप एनसीईआरटी लगाएंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू करने बैठेंगे, ठीक है। इस तरह से आप 50 डेज तक अगर इस प्लान से, इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, और इस स्ट्रैटेजी में मैं बार बार एक चीज बोल रही हूं, आपको क्या याद रखना है कि चैप्टर को कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना है, रेंडमली नहीं पढ़ना है, रेंडम कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना है, कॉम्बिनेशन के साथ चलना है। कौन सा कॉम्बिनेशन किस चैप्टर के साथ बनेगा वो देखकर ही आपको चलना है। और ये जो है आपकी एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं। मैम ये तो आपने बताया नहीं था, ये जो मैंने पीवाईक्यू बोला है इसमें क्या चीजें आ रही हैं। जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे हो, साथ में इनटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, इनटेक्स्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैम जब सब कुछ हमें ही करना है तो आप क्या करोगे हमारे लिए? देखो बेटा, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए,
मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिए, जो भी वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए मैं आपके लिए वो बनाऊंगी। सारे चैनल के ऊपर सारे चैप्टर्स की रिवीजन की सीरीज पड़ी हुई है। जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है, जिनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैंने मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन की हुई है। जिनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी 1 मिनट की सीरीज बनाकर भी अपलोडेड की हुई है चैनल के ऊपर, राइट। इसके अलावा आपको जो भी मटेरियल चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। साथ ही अब आप जब अपना एनसीईआरटी पढ़ते तो कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, तो मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ एक 1 मिनट सीरीज। उसमें क्या करेंगे हम, 1 मिनट के अंदर जो जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर से जो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्यों जो आपका एनिलीन है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में से, वो सारे क्वेश्चन जो हमसे मिस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, उनको ध्यान में रखकर मैं आपके लिए एक सीरीज बनाऊंगी। सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट होगा। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका ब्रेक का टाइम हो, आप तब उसको देख ले, जिससे कि आपके वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके छूट जाते हैं वो रिवाइज हो पाए, राइट। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।